नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुपम पाठक और आप देख रहे हैं सबसे सटीक और संक्षिप्त विश्लेषण का जरिया पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। मैं आप अपने वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं कि आप हमसे जुड़े। आपको धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि अगले 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप हमारे साथ पूरी शिद्दत के साथ, धैर्य के साथ जुड़े रहेंगे। बहुत कुछ नया और बहुत कुछ बेहतरीन सुनने को आपको मिलेगा। हमारा जो आज का विषय है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय है, जिसमें हम बात करेंगे जो दक्षिणी चीन सागर है उसमें बहुत सारी गतिविधियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। जो ब्रिटेन है वो वहाँ हस्तक्षेप अपना बढ़ा रहा है, उसने अपने 2 सबमरीन वहाँ पर भेज दिए हैं। यूएस अपना हस्तक्षेप वहाँ पर बढ़ा रहा है और लगातार जो देश सक्रिय हैं उनमें आप क्वेट के देशों को ले सकते हैं, जिनके बीच में लगातार जो है जो जल सेना है उसके मध्य में अभ्यास बढ़ता चला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है और वहाँ जो बढ़ती गतिविधियाँ हैं उनका कारण क्या है और किस तरह से चीन वहाँ पर घिरता चला जा रहा है। इन सारे सवाल घिरता चला जा रहा है, इन सारे सवालों के जवाब आपको अगले 5 से 7 मिनट में जो मैं बातें करने जा रहा हूँ उसमें मिलेंगे। सबसे पहले तो हम इस बात से चर्चा शुरू करेंगे, जो 3 मुद्दे हैं जिन पर हम बात शुरू करेंगे। सबसे पहली चर्चा हम इस चीज़ से शुरू करेंगे जो 9 डैश लाइन है, जिसके आधार पर चाइना बहुत सारे दावे करता है, उसके बारे में सबसे पहले हम ये बात कर लेंगे। जो दक्षिणी चीन सागर है उसको पूरी तरह से अस्थिर बनाने का जो काम किया है वो चीन ने किया, और कैसे वो 9 डैश लाइन के आधार पर बहुत सारे जो वहाँ के आसपास के देश हैं जो सीमा से उसके जुड़े हुए हैं उन पर अपना दावा ठोंकता रहता है। हालांकि अब धीरे धीरे जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है उसे बहुत सारे देश नकारना शुरू कर दिए हैं और वो उसे मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके अलावा जो एक उसका और एक काम है कि वो साउथ चाइना सी को क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, उसमें जो दूसरा कारण है वो ये चाहता है कि उसके साथ जो है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाए। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लोग हैं वो इसे अच्छी तरह समझते होंगे कि जिसमें वो एक जो होता है कि आप 12 नाटिकल समुद्री जो सीमा है वहाँ तक आपका जो है जलीय क्षेत्र हो जाता है, जिसमें आप एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं कि जो जहाज हैं व्यापारिक दृष्टिकोण से जा रहे हैं उन्हें नियंत्रित कर सकें। आपको अच्छी तरह पता होगा कि जो स्टेट ऑफ मलक्का है वहीं से हो करके ये जो पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया है और उधर के जो व्यापारिक जितने भी कार्यकलाप हो रहे हैं वो सब इन्हीं रास्तों से होकर के जाते हैं। तो उसे नियंत्रित करने की एक पहल है चीन की, जो कोशिश है वो नाकाम कोशिश वो इस समय कर रहा है। दूसरी चीज़, एक चीज़ पर और हम बात करेंगे, चोक पॉइंट के बारे में आप सब जानते होंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये खेल काफ़ी खेला गया है। चोक पॉइंट का मतलब होता है वही चोक जो आप समझते हैं, उसे जो है समुद्री रास्तों में अपनाने की कोशिश की जाती है। वो जो लगातार इस तरह के जो दावे ठोंक रहा है कि ये द्वीप हमारा है, यहाँ पर कई जगह पर तो उसने समुद्रों में मिट्टी पाट करके वहाँ पर अपनी जो है सत्ता स्थापित कर ली है, ताकि वो ये जो नियंत्रण के क्षेत्र हैं उन्हें बढ़ा करके जो जाने वाले मार्ग हैं उनको चोक करने की स्थिति उत्पन्न कर सके। तो ये एक पॉइंट है, और ऐसा वो कर क्यों रहा है इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेंगे, क्योंकि वो एक तरफ भारत को डिस्टर्ब कर रहा है, एक तरफ उस साउथ चाइना सी में जो आसपास के जितने देश हैं साउथ ईस्ट एशिया के उनको डिस्टर्ब कर रहा है। और क्यों कर रहा है, जो दूसरा पॉइंट है जिस पर मैं बात करने के लिए आ रहा हूँ, डायरेक्ट वहीं पर पहुँचता हूँ मैं। आप जानते होंगे कि वहाँ जो है उसके साथ मकाऊ, दूसरी तरफ हांगकांग और तीसरी तरफ जिसे आप जानते हैं ताइवान, उसके जो है जुड़ाव पर उसने एक बात की थी। चाइना जो है जो करता रहता है उसे कहते हैं 1 चाइना पॉलिसी, जिसके तहत उसने ये कहा था कि एक देश और 2 व्यवस्था, जिसमें उसने इसके उस जो झांसा है उसमें आ गए आपके 2 देश, मकाऊ और दूसरी तरफ हांगकांग, कि जो है वहाँ पर लगातार जो है लोकतंत्र बना रहेगा, लेकिन वो चीन के साथ आकर के जुड़ जाए। अब उनकी जो ये दोनों जो मकाऊ हैं और जो हांगकांग है उनकी स्थिति को देखते हुए ताइवान बिल्कुल भी उसके साथ जुड़ा नहीं। हालांकि उसकी जो स्वायत्त स्थिति है उसको भी कोई स्वीकार नहीं कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन जो है वो यही है। अब ऐसे मामले में क्या हुआ है कि उसने हांगकांग में लोकतंत्र को प्रभावित किया, उसमें लगातार हस्तक्षेप कर रहा है। जो दावे किए थे, जो वादे किए थे कि नहीं हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, दूसरी व्यवस्था बनाए रख सकते हैं, तो वैसा उसने किया नहीं। चीन ने वहाँ पर लगातार हस्तक्षेप जारी रखा है, जिसके कारण अभी जो है वो पूरी तरह से हांगकांग अस्थिर है। वहाँ विद्रोह चल रहे हैं चीन के खिलाफ, और इसका जो है उसको कर्टेल करने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए चीन ने वहाँ पर एक सुरक्षा नीति भी जारी कर दी है, और उसने ये कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी के पर्पज से हम आपको कर्टेल करेंगे, इन विद्रोहों को हम रोकेंगे। तीसरी बात जिस पर मैं अभी जो है आऊँगा, ये तो आप बात कर लीजिए ताइवान की। ताइवान की बात मैंने कर ही ली। ताइवान की बात इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है पूरा दक्षिणी चीन सागर का, उससे वो जुड़ा हुआ, और वो भी इस समय पूरी तरह से चीन के खिलाफ है। और इन सब मामलों में जो है जो अंतर्राष्ट्रीय जगत अगर उसके साथ खड़ा होता है तो चाइना को घेरने में काफ़ी सहायता मिलेगी। वो जो तीसरा पॉइंट है जिस पर मैं बात करूँगा,
करूँगा वो सर्वविदित बिंदु है। वो सर्वविदित बिंदु ये है कि जो कोरोना संकट आया उसके कारण जो पेंडेमिक चल रहा है उसमें चारों तरफ से जो चाइना घिर गया, और दूसरी तरफ ये भी हुआ कि जो वहाँ पर बंदी आई, एक प्रकार से औद्योगिक बंदी आई, तो उसमें बहुत सारे जो सारे के सारे जो है बाहरी देशों का ही निवेश वहाँ पर था, वो लेकर के उसे जब निकल गए, और औद्योगिक बंदी के कारण वहाँ जो आर्थिक मंदी आ गई, जो एक प्रकार से स्थितियाँ खराब हुई, उसमें जिन लोगों को जो कुछ मिल रहा था वो जब मिलना बंद हो गया तो फिर वो भी एक प्रकार से जो है अंतर विरोध उत्पन्न हो गया है देश में। तो उससे डाइवर्ट करने के लिए भी चीन जो है वो लगातार दक्षिणी चीन सागर को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। अब इस कारण जो है, इसी कारण से वहाँ पर पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय जगत है उसकी गतिविधि लगातार बढ़ती चली जा रही है। अभी हाल में आपने हो सकता है देखा हो, न्यूज़ में पढ़ा हो या कहीं आर्टिकल्स में पढ़ा हो, मैं शेयर भी कर दूंगा, जिन्हें पढ़ने की रुचि है वो पढ़ सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, 2-3 लेख हैं अल जजीरा वगैरह के जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी बातें करता है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है उसने जा करके जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें ये बात कही कि हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है जिस तरह के दावे ऐतिहासिक रूप से चीन कर रहा है बहुत सारे द्वीपों पर या जो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्रियां हैं उस पर कर रहा है, हम उसे मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हम आपसे कुछ चित्र भी इसमें लगातार साझा करते रहे हैं वीडियो में, जो आप देखिए हमारी जो स्क्रीन पर आपको दिखाई देता है, जिनमें हम ये देखते हैं कि वो किन चीन की चीज़ों पर दावा करता है। अभी जब वन चाइना पॉलिसी की वो बात कर रहा है तो आप एक देख लीजिए, जैसे आप ये सोचेंगे कि ये गतिविधियां क्यों बढ़ रही हैं, इसलिए भी बढ़ रही हैं, ज़रूरत क्या है। एक तो ये जो ट्रेड वाला मामला है उसे रोकने की कोशिश वो कर रहा है, दूसरी तरफ ये भी है कि जिस तरह का उसका राष्ट्रीय चरित्र है, मैं बार बार उस पर उंगली उठाता हूँ। 1-2 वीडियो में मैंने जब बात की है तो मैंने ये कहा है कि वो वास्तव में आधिपत्य वाला नजरिया अपनाता रहता है। अभी मैं एक आपके सामने एक फोटो ला रहा हूं, आपको जो है वीडियो स्क्रीन पर ये दिखाई देगा कि जो चीन है उसकी वास्तविक स्थिति क्या थी, जो मेनलैंड चाइना थी वो कितना थी, और उसका जो है वो कितना ज्यादा अब इस समय आधिपत्य कर सका है। मतलब जो 3/4 भाग है वो उसके आधिपत्य वाला भाग रहा है, एक आक्रांता की तरीके से उसने आधिपत्य स्थापित किया है, जबकि उसकी स्थिति एक बहुत छोटे से देश की है। स्टेट ऑफ मलक्का के विषय में भी मैं आपको किस तरह से जो है रूट होकर के जा रहा है उसे भी आपको शेयर कर दे रहा हूँ, उसे भी आप जो है अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ऐसे में जो यूएस है, जो ब्रिटेन है, वो लगातार जो है साउथ चाइना सी में सक्रिय होते जा रहे हैं, और चाइना अब घिरता चला जा रहा है। यूएस के साथ उसका जो ट्रेड वार है वो तो लगातार जारी ही था, तो वो और खराब स्थिति में पहुंचता चला जा रहा है। तो अब पूरी तरह से जो है चीन वो घिरता चला जा रहा है, और उसे जो घेरने की जो जद्दोजहद है उसे जारी रखनी चाहिए। आप ये जानते हैं कि यूएस उसे क्यों घेरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो वियतनाम है, फिलीपींस है और सिंगापुर है, उसके साथ उसका जो है सुरक्षा संगठन का पहले से ही एक वो बना हुआ है, उसने समझौता कर रखा है, और उसके तहत वो इन देशों को जब वो डिस्टर्ब कर रहा है तो यूएस का ये भी दायित्व बन जाता है कि वो वहाँ जा करके उनको नियंत्रित करे। इधर जापान के साथ आप जानते ही हैं, जापान के साथ एक समझौता था अमेरिका का, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था कि वो उसका अगर उसके ऊपर हमला करेगा कोई तो वो हमला उसके ऊपर समझा जाएगा। इसके बावजूद जो साउथ चाइना सी है वहाँ पर चीन की बढ़ती दादागिरी के कारण जापान ने भी अपनी सेना को बढ़ाना शुरू कर दिया है, उसने अपना जो डिफेंस सेक्टर है उसको मजबूत करना शुरू कर दिया है, उसका बजट बढ़ाया है। ऑस्ट्रेलिया तो जिस तरह से भारत के साथ और जापान जिस तरह से भारत के साथ खड़े हैं, उससे ये बात धीरे धीरे स्पष्ट होती चली जा रही है कि चाइना साउथ चाइना सी या दक्षिणी चीन सागर में पूरी तरह से घिर चुका है। अब उसे सरेंडर करना ही पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो भविष्य में फिर उसके लिए स्थितियां खराब हो जाएंगी, क्योंकि जो हिंद महासागर है उस क्षेत्र में भी उसे भारी दबाव का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो भारत है उसके साथ वो अपने संबंध लगातार खराब करता चला जा रहा है, और हिंद महासागर में भारत की स्थिति बहुत मजबूत है। और इस समय अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सब चीन के खिलाफ हैं, और जब वो चीन के खिलाफ हैं तो स्वाभाविक तौर पर जो दक्षिणी एशिया है उसमें भारत उनका एक सहयोगी के रूप में स्पष्ट दिखाई देगा, जिसमें वो भारत का साथ देंगे और चीन को कर्टेल करने की नीति पूरी तरह से कामयाब साबित होगी। तो मुझे लगता है कि दक्षिणी चीन सागर में ये जो गतिविधियां हैं वो चीन को घेरने के लिए काफ़ी पर्याप्त हैं, उनमें थोड़ा और आगे जा करके देशों को थोड़ा प्रयास करने की ज़रूरत है। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आपकी कमेंट का भी इंतजार करेंगे, हमें आप सुझाव भी दे सकते हैं, अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं तो उन पर भी कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको चाहते हैं कि किसी ऐसे विषय पर जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हो उस पर हमें बात करनी चाहिए तो वो सुझाव भी आप हमें दे सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको फिर मिलूंगा एक नए विश्लेषण के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह देखते रहिए पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर।